जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वां पे कमीशन, पेंशनर्स को भी होगा फायदा। आखिर कब होगी घोषणा, कितनी बढ़ेगी आपकी पे और पेंशन, कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा लागू, यानी पूरी आज कम से कम 15 अखबारों ने इसको सुर्खियों में छापा है। इसका एनालिसिस करेंगे और बात करूंगा वित्त मंत्री का बैंकिंग के नियमों में बदलाव। आज संसद में विधेयक होगा पास और मैं बात करूंगा डिसेबल एक्स सर्विसमैन है आप और आपको दिल्ली में बुलावा है 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को। इससे पहले आपने संपर्क करना है इन नंबरों से। और मैं बात करूंगा दोस्तों अफरा तफरी और भयंकर तूफान दोस्तों, और सेना पहुंची अब देवदूत बन के लोगों की कर रही है मदद, और यह है सेना की सेवा का बेहतर नमूना। और मैं बात करूंगा सेना कैंप से एक बंदा गायब है, बड़ा राजनीति हो रही है, बड़े हंगामे हो रहे हैं, सेना की नाक में दम करके रखा है आखिर क्यों। और दोस्तों सैनिक का हुआ अंतिम संस्कार, प्रशासन और नेता नदारद रहे, ग्रामीणों में गुस्सा कि यह शहीद का अपमान है। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट जो न्यूज 18 के हैं, वन इंडिया, एबीपी, मनी कंट्रोल, जागरण, पत्रकार, टाइम्स नाउ भारत, यानी इन सब ने यह खबर छापी है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसका सभी को इंतजार है। लगातार जितने भी सैनिक, जितने भी संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों के, सरकार से वार्ता कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय से वार्ता कर रहे हैं, सचिव से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब और ठोस पहल सामने नहीं आ रही है। इसी को लेकर सारे अखबार परेशान होने का। 8वां पे कमीशन, पेंशनर्स को जबरदस्त होगा फायदा, सैलरी भी बढ़ेगी। और उन्होंने कहा है कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। सभी की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री पर टिकी हुई कि कब आयोग की घोषणा होगी और पेंशन और पे में कितना इजाफा होगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू है। इससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वेतन आयोग बनता है और वेतन और पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करता है तो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यानी ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर कह रहा हूं कि जैसे कि मांग की गई है, एक उन्होंने पत्र भेजा है कि 2.86 फैक्टर के हिसाब से हमें हमारी वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए। उससे पहले बात चल रही थी 1.92 के बीच में, जितने अर्थशास्त्री उन्होंने 1.88 का आकलन किया है, उन्होंने अपना एनालिसिस किया है। तो दोस्तों आपको दोपहर का जो वीडियो है इस पर पूरा हम आर्मी के संबंधित पे लेवल 3 से लगा करके 10 ब्रावो तक, यानी आप सिपाही से लगा करके कैप्टन तक का किस हिसाब से आपका कितना बनेगा, 2.86 के हिसाब से कितना बनेगा, 1.92 के, 1.88 के, तीनों का कैलकुलेशन बोर्ड पर समझाऊंगा, तो उसको जरूर देखना। और आगे अब कयास लगा जा रहा है। अभी तो सरकारी ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 को जो बिल होगा वित्त मंत्री का, उसमें इसकी अधिसूचना जारी होगी, घोषणा होगी। एक आप समझ सकते हो फरवरी 2025, यानी अब से 2 महीने बाद बिल्कुल। और सरकार इसका ऐलान कर सकती है आयोग का गठन होने के बाद। देश को मौजूदा आर्थिक हालत और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजेगी और इस पर अंतिम फैसला सरकार का होगा, यानी रिपोर्ट बनेगी। उसका पूरा एक गजट नोटिफिकेशन होता है, उसके अंदर आई थिंक जो रिटायर्ड जज साहब होते हैं, 3-4 मेंबर होते हैं, पूरा आकलन करते हैं, कम से कम 10 से 15 महीने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कितना समय लगता है। सरकार को रिपोर्ट जाएगी, सरकार की रिकमेंडेशन जो उनकी होगी उस पर क्या फाइनल फैसला लेगी। फिटमेंट फैक्टर की बढ़ने लगी मांग। मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अब इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग लागू किया जाता है और सैलरी में पेंशन में इजाफा होता है। नए फिटमेंट फैक्टर से कितनी हो जाएगी सैलरी, सीधा इसमें कहा है कि जो 18,000 सैलरी है पे लेवल 1 की, वो 51,000 हो जाएगी, 51,480, शायद ये बहुत ज्यादा। इसके ऊपर हम जरूर आकलन आज दोपहर में करेंगे। और पेंशन में भी जबरदस्त इजाफा होगा, यानी जो पेंशन न्यूनतम आपकी 9,000 थी वो 25,740 बढ़ेगी और इसके ऊपर DA/DR का लाभ भी मिलेगा, यानी ये आप खबर देख सकते हो। ये खबर मैंने आपके साथ साझा की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्री का बैंकिंग नियमों में बदलाव। बिल्कुल दोस्तों, ये जरूर बनता है।
संसद का शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है दोस्तों, आज 5वां दिन है। 4 दिन में जो संसद थी 10-10 मिनट यानी 40 मिनट टोटल चली। और आज जो प्रस्तावित चीजें हैं, जो कौन कौन से विधेयक होंगे, उसमें सबसे बड़ा है बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना, बैंकिंग क्षेत्र को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना। जो पुराने नियम है यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के नियम है, 1949 के एसबीआई के नियम है, उन नियमों में संशोधन करके जो नया बिल होगा 2024 का, वो वित्त मंत्री सदन पर रखेंगे और उस विधेयक पर चर्चा होगी। विधेयक पास होता है तो नए नियम लागू होंगे। उसमें नए नियम में क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात की बात। अगली खबर बढ़ते हैं दोस्तों। डिसेबल एक्सर्विसमैन को दिल्ली में बुलावा है। हाँ, यदि आप डिसेबल हैं तो आपको दिल्ली में बुलाया। ये सूचना, ये नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डियर, आपको एक सूचना दी जा रही है कि जिसके अंदर जो भी डिसेबल एक्स सर्विसमैन है वो रेजिमेंट ऑफ आरटी के हैं, तो उनको उनके सम्मान के लिए आरटी डायरेक्टोरेट ने एक आयोजन कर रही है और उनको दिल्ली में 7 दिसंबर को एक अटेंडेंट के साथ बुलाया जा रहा है। नोडल अफसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आर मनोज कुमार, 278 मीडियम रेजिमेंट। उनका नंबर 8903825640। इनसे पहले संपर्क करें, आगे की पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही कार्रवाई करें। निवेदन है कि आपका जिला, आपके रीजन में इस मैसेज को सर्कुलेट करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। कर्नल SR गुरंग, ये मैसेज वायरल हो रहा है। जब ये नंबर है 8903825640, ट्रू कॉलर पे भी ये लेफ्टिनेंट कर्नल आर मनोज कृष्ण साहब का नाम आ रहा है, तो जरूर आप इस नंबर से साहब से बात करें कि साहब मैं अटेंडेंट के साथ आना चाहता हूं। दिल्ली उन्होंने बोला है, लेकिन जगह कौन सी होगी, टाइम कौन सा होगा और हमें वहां आने के बाद क्या चीजें सोच के आना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, जैसे कि रेजिमेंट ऑफ पार्टी जो डायरेक्टोरेट की तरफ से ये 7 तारीख को है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, ये तस्वीरें आपको गवाह हैं कि यानी देश का सेवक असली कौन है। वैसे तो नेता भी हैं जो एसी में बैठ करके हजारों गाड़ियों में घूमते हैं, सायरन बजाते हुए रोडों पर जाते हैं और जमीन पे नीचे उतर के वो शायद हाथ से कोई काम नहीं करते, वो कितने पढ़े लिखे हमें नहीं पता। और दूसरे सेवक होते हैं जो हमारी पुलिस है, जो लगातार हमारे समाज के साथ रहती है, वो कितना उनका व्यवहार है, उनका क्या काम करने का तरीका आप इससे भी जानते हो। लेकिन ये वो सैनिक हैं जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, अपने तन मन से अपनी प्राणों की बलि भी देते हैं, और वो आज वहां से हट करके आप लोगों के बीच में है। यानी आपको जो पांडिचेरी में साइक्लोन फेंगल आया है, फ्लड रिलीफ के लिए उन्हें लगाया गया है, तो किस मानवता के तहत वो सेवा कर रहे हैं। आप देखते हो 7 दिन के बच्चे को भी गोदी में उठा के ले जा रहे हैं, वृद्धों को ले जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें दवाई दे रहे हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके लिए राशन दिया जा रहा है, सारी सुरक्षा चिकित्सा यानी पूरा जीवन बचा रहा है। लेकिन वो अपना जीवन झोंक के यहां तक पानी में खड़े हैं, सर्दी है, कपड़े गीले हैं। बिल्कुल ये फौज है, फौज जो ये सेवा करने का बेहतर नमूना है। यदि किसी को, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर सेना की ये ड्यूटी नहीं है, वो 24 घंटे लगे रहेंगे, शायद खुद खाना खाएं या न खाएं, खुद सोए न सोए, लेकिन आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता एक सैनिक होता है। और इतना डेडिकेशन किसी डिपार्टमेंट में है तो बताइए, तनख्वाह तो सभी को मिलती है, नौकरी तो सभी भी करते हैं, कौन 24 घंटे झोंकता है। 4 दिन करा के देखो, लाल झंडे लेकर के रोडों पर लोग खड़े हो जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, ऑफिस में हड़तालें करने लगते हैं। क्या कभी सेना ने ऐसा किया? इसलिए सेना सर्वश्रेष्ठ है और थी और रहेगी। दोस्तों आपका क्या है, इस सैनिकों के लिए एक कमेंट जरूर करना। अब मैं बात करूंगा मणिपुर में। हाँ जी दोस्तों, आपने मणिपुर का एक वीडियो देखा, पुलिस को कोऑपरेट करो, हमको कबल बाबू सही सलामत दे। यही रिक्वेस्ट है हम लोग। कब से बैठ रहे हो हम लोग, आपको खुद देखा है ना, कब से बैठ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है अभी 5 मिनट बैठ कर आपको मांग रहा है, वो तो नहीं है ना। 6 दिन हो गया ना आज का आज। तो सर आप सोच लीजिए, आप एक यूनिफॉर्म से पहले एक इंसान था, तो आपके फैमिली के साथ इस तरह होगा, आपके वाइफ के साथ इस तरह होगा, तो आपका वाइफ कैसे रहेगा? थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था के कारण। नहीं, क्या है ये? अब इंडियन आर्मी फोर्स है सर, देश को फाइट करता है, चाइना को फाइट करता है, पाकिस्तान को फाइट करता है, पर एक इंसान काम करने के लिए अंदर गया तो वो ढूंढ के क्यों नहीं दे पा रहे सर? प्लीज कुछ तो बोल दीजिए सर, एक इंसान के नाते बोल दीजिए कुछ तो प्लीज। ये लड़की को क्या होगा आप बताओ सर? ये कसा से आकार है सर, क्या करना है मुझे बताइए प्लीज। अभी बुला दीजिए, शिव भी हो गया। ये जमीन तो हमारा ही है ना सर, ऐसा नहीं है बांग्लादेश के अंदर आ गए, वो तो नहीं है ना सर। आप लोग बाउंड्री का क्यों देख रहे हैं?
हमको कमल जी अभी दे दो, हम चला जाएगा, ठीक है? अपना काम करो, ऐसा बाउंड्री के मत देखो, इंसान को ढूंढ के दे दो, जो आपके अंदर काम करने के लिए गया है वो बंदा ढूंढ के दे दो और चला जाएगा। हम ये देश हमारा है, ये जमीन हमारा है, ठीक है? इसमें हम लोग बाउंड्री क्यों रखा है? हमको इंसान दे देना। हम ऐसा जहां पर आप समझ सकते हो कि वहां पर एक सेना के कैंप से एक बंदा 55 साल का वहां काम करता था, वो गुम हो गया। वो किसी एक समुदाय का है, तो उसके समुदाय वाले लोग और उस पर जाके सेना के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और सेना भी पूरे तन मन से धन से उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रही। सेना वो बंदा काम कर रहा था सिविलियन, उसका फोन स्विच ऑफ है। अब किस तरीके से अब लोग सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अब सेना तो अपना पूरा काम कर रही है, वहां की लेडीज आप देखिए सेना से किस तरह सवाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से लड़ सकते, चाइना से लड़ सकते, हमारे बंदे को नहीं खोज सकते। बिल्कुल खोज रहे हैं और खोजने की पूरी कोशिश करेगी। सेना के अंदर कोई राजनीति नहीं, सेना अपना सब कुछ लगाकर आपकी सेवा के लिए तत्पर है और इसी तरीके से काम करती है। उसकी डीएनए में उसकी यही है, उसकी सिखलाई में भी यही है। दोस्तों बात करता हूं, जहां सेना इतना सम्मान से, जहां सेना इतना डेडिकेशन से काम करती है, वहीं सेना एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके गांव में जाता है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता वहां नहीं जाता है तो क्या लगता होगा आपको, आप समझ सकते हो। और यह हादसा कल का है, बिहार का है। एक बंदा जो बरेली में नौकरी करता था, सेना उसका हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है, और उसका जब पार्थिव शरीर उसके गांव में जाता है तो गांव में सैनिक जाते हैं, सैनिक सम्मान जाता है, पार्थिव शरीर तिरंगे में जाता है, सारी चीजें होती हैं, और सैनिक हैं वो जाकर वहां खुद जो सैनिक जो गए वो परेशान हो जाते हैं। गांव है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये जवान हमारा संतोष कुमार सिंह है, और उसकी शहादत के लिए उसका बेटा 10 वर्षीय सत्यम उसको मुखाग्नि देता है। उसकी पत्नी गुंजा, परिवार बिलक बिलक के रो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात यह है, जो कि सैनिकों ने भी कहा, गांव वालों ने भी कहा कि कोई भी नेता या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा। वहां का कोई तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर या विधायक या कोई भी इस जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कोई नहीं पहुंचा। तो गांव वालों को भी ये गुस्सा है। तो हम आपके सामने ये सब चीजें इसलिए रखते हैं कि सेना का काम करने का तरीका, सेना किसी बेस्वार्थ निस्वार्थ काम करती है, उसको नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शरीर है जो तिरंगे में लिपटा है, इसने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के बाद क्या उसको इस सम्मान का हकदार नहीं है? वो आप क्या फील करते हो, जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद।